सो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अरनेश और आप देख रहे हैं सिविल सर्विस मास्टर। हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड 11 की एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स, जिसका चैप्टर 2 का ये पार्ट 2 है। हमने इक्विटी तक हमने कंप्लीट कर लिया था, इक्विटी ऑफ और सेल्फ रिलायंस। आज हम देखने वाले हैं एग्रीकल्चर और आगे का पार्ट। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद जो बाजू में बेल वाला आइकन दिख रहा है उसको दबा दीजिए, क्योंकि जब भी हमारी नई वीडियो आएगी आपको जल्दी से जल्दी वो नोटिफिकेशन आ जाए। और एक और बात, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और नहीं आ रही है तो मुझे एक रीज़न दो क्योंकि मैं उसमें बेटरमेंट कर सकूँ। सो प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए कि मैं वीडियो में क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो शुरू करते हैं। You have learnt in chapter 1 that during the colonial rule there was neither growth nor equity in the agriculture sector। हमने देखा चैप्टर 1 में कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कॉलोनियल रूल के अंडर ना तो ग्रोथ हुई थी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में, ना तो इक्विटी थी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो हमें आफ्टर इंडिपेंडेंस एक ऐसा इश्यू देखने को मिला इन एग्रीकल्चर सेक्टर कि हम सफिशिएंट फूड जनरेट नहीं कर पा रहे, और इन सब के कारण हमारी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने लैंड रिफॉर्म लाए और जो हाई यील्ड वेराइटी ऑफ सीड्स है वो इंट्रोड्यूस किए। कैसे किए वो हम आगे देखते हैं। सो पहले हम देखते हैं लैंड रिफॉर्म क्या था, उसके बाद देखते हैं हाई यील्ड वेराइटी क्या है और कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। नाउ लैंड रिफॉर्म देखिए, सबसे पहले समझते हैं लैंड रिफॉर्म क्या था। सो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द लैंड टेन्योर सिस्टम वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटरमीडियरीज वेरियसली कॉल्ड जमींदार एंड जागीरदार। देखिए, इंडिपेंडेंस के पहले क्या होता था कि अंग्रेज सरकार इन ज़मींदार और जागीरदारों को कई एकर्स तो क्या हेक्टर्स में ये ज़मीन देते थे, और उनका टेन्योर टाइम था कि भाई 10 साल के लिए इस ज़मींदार को दिया, 10 साल के लिए इस जागीरदार को दिया। तो आगे क्या होता था कि ये ज़मींदार होते थे वो रेंट वसूलते थे टीलर्स के पास से, और रेंट तो वसूला ही वसूला, पर जहाँ से वो कमा रहे हैं वो लैंड, वो फार्म, उसके कोई इम्प्रूवमेंट उसमें उन्होंने नहीं किया। अब और देखते हैं, लो प्रोडक्टिविटी थी, वो तो सबको पता है भाई, प्रोडक्टिविटी तो हमारी ज़मीन के अंदर गड़ गई थी। सो उसके कारण क्या होता था कि हमें फूड इंपोर्ट करना पड़ता था यूएसए जैसी कंट्री के पास से। सो हमारे पास ज़मीन थी पर उसमें लो प्रोडक्टिविटी के कारण हमें बाहर से फूड इंपोर्ट करना पड़ता था। ये एक मेजर प्रॉब्लम थी, विच प्राइमरी रेफर्स टू चेंज इन द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स जस्ट अ ईयर आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो एक इंडिपेंडेंस के बाद में हमने लैंड रिफॉर्म लाए। लैंड रिफॉर्म में क्या था कि जो बड़े जो जागीरदार सिस्टम और ज़मींदार सिस्टम था वो तो हमने एबोलिश कर दिया। उसके बाद में क्या हुआ कि हमने लैंड रिफॉर्म के चलते जो बड़ी ज़मीन थी जो इंडिविजुअल के पास थी उसको तोड़ा, उसके पास से ली, और छोटे छोटे टीलर्स को हमने वो ज़मीन दी। स्टेप वर टेकन टू एबोलिश इंटरमीडिएटरीज एंड टू मेक टीलर्स द ओनर्स ऑफ लैंड, जो कि हमने समझा कि इंटरमीडिएटरीज को ख़त्म करो और जो टीलर्स है, छोटे छोटे फार्मर्स हैं, उनको एक लैंड प्रोवाइड करो। द आइडिया बिहाइंड दिस मूव वॉज दैट ओनरशिप ऑफ लैंड वुड गिव इंसेंटिव्स टू द टीलर्स टू इन्वेस्ट एंड मेकिंग इम्प्रूवमेंट्स प्रोवाइडेड सफिशिएंट कैपिटल वॉज मेड अवेलेबल टू देम। अब देखिए क्या होता था कि अब हमने लैंड रिफॉर्म के चलते जो छोटे छोटे टीलर्स हैं उनको लैंड हमने प्रोवाइड कर दी। तो इससे क्या हुआ कि जो छोटे छोटे टीलर्स थे उनको एक इंसेंटिव मिला कि भाई हम इस लैंड से कमा रहे हैं तो इस लैंड में कुछ इन्वेस्ट करें, कुछ कैपिटल लगाए, इस लैंड में कुछ इम्प्रूवमेंट करें। सो उनको एक इंसेंटिव मिला कि वो लैंड में इम्प्रूवमेंट करें, और सरकार ने उसे कुछ कैपिटल भी प्रोवाइड किए। अब देखते हैं लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग क्या था? तो लैंड सीलिंग वॉज अनदर पॉलिसी टू प्रमोट इक्विटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। सो लैंड सीलिंग भी हमारे जो 5 ईयर प्लान का एक गोल है, इक्विटी जो फर्स्ट 5 प्लान का गोल है, उसके सपोर्ट में हमने लैंड सीलिंग लाई। लैंड सीलिंग में क्या था? दिस मीन्स फिक्सिंग द मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड विच कुड बी ओन्ड बाय इंडिविजुअल। इसके तहत क्या किया गया कि एक इंडिविजुअल है, एक आदमी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी लैंड ओन कर सकता है, वो इस लैंड सीलिंग में मौजूद था। तो द पर्पस ऑफ अ लैंड सीलिंग वॉज टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप इन फ्यू हैंड। तो ये कंसंट्रेट कहाँ कर रही थी कि जो
बड़े साइज के लैंड है जो हेक्टर्स के हेक्टर्स एक ही आदमी के पास है, वो एक ही आदमी के पास ना जाए। अपने इंडिया की जो ज़मीन है वो कुछ तबके के पास ना हो, जबकि वो पूरे देश के पास एक इक्वल साइज में बटी होनी चाहिए। इक्वल साइज में बटी होनी चाहिए, इसका मतलब नहीं कि हर आदमी को कुछ अमाउंट ऑफ दे दो। यानी कि जो छोटे टीलर्स थे उनको लैंड प्रोवाइड कराना हमारी लैंड सीलिंग के माध्यम से एक जिम्मेदारी बन गई थी। नाउ द abolition of intermediaries meant that some 200 lakh tenant came to direct contact with the government। इसके कारण क्या हुआ कि जो 2 लाख जैसे छोटे टीनेंट्स थे, जो छोटे फार्मर्स थे, जो खेत जोत रहे थे ज़मींदार के अंडर, वो यहाँ पर आए। They were thus freed from being exploited by the ज़मींदार्स। अब वो ज़मींदार के चक्कर में, अब वो ज़मींदार से वो एक्सप्लॉइट नहीं होते थे। The ownership conferred on tenant gave them the incentive to increase output and this contribute the growth of agriculture। अब हमने बात की भाइयों कि जब हम लैंड दे रहे हो तो फार्मर्स को एक इंसेंटिव्स मिल रहा है कि भाई वो इम्प्रूव करे, क्योंकि उसकी रोजी रोटी चल रही है उसमें, और हर कोई चाहता है कि जिस चीज़ से हमारी रोजी रोटी चल रही है उस चीज़ का हम ध्यान रखें। सो लैंड सीलिंग के कारण और लैंड रिफॉर्म के कारण क्या हुआ, इनको इंसेंटिव्स मिला, और इसके कारण एक और चीज़ हुई कि एग्रीकल्चर में ग्रोथ का जो एक बेस था वो बना। हाउएवर द गोल ऑफ इक्विटी वॉज नॉट फुल्ली सर्व्ड बाय एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज। इक्विटी का गोल सिर्फ लैंड रिफॉर्म करने से या लैंड सीलिंग करने से फुलफिल नहीं होता है, इसके लिए अलग जो चीज़ें हैं वो भी करनी पड़ती है, और क्या की है वो हम आगे देखते हैं। नाउ यहाँ पर भाई एक और चीज़ बोली गई है कि सम एरियाज द फॉर्मर जमींदार्स कंटिन्यू टू ओन लार्ज एरियाज ऑफ लैंड बाय मेकिंग यूज ऑफ सम लूप होल्स इन द लेजिस्लेशन। अब क्या हुआ, देखिए लैंड रिफॉर्म मान लो कि लैंड सीलिंग मान लो, ये पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। कई जो लेजिस्लेचर में कई सारे ऐसे जो लूप होल्स थे जो तब के समय में मौजूद थे, तो बड़े ज़मींदार उसने क्या किया, भाई वकील ले लो और वो लूप होल्स है उसके थ्रू हम अपनी जो ज़मीन है वो खुद ही ओन करें। तो इसके कारण जो लूप होल्स थे उनके कारण कई सारे ज़मींदार ऐसे थे जो बच भी गए थे। आगे देखते हैं। देयर वेर cases where the tenant were evicted and landlords claimed to be self cultivators। वो क्या करते थे कि भाई ऐसा प्रूव कर देते थे कि वही उगा रहे भाई, वो सेल्फ कल्टिवेटर्स है, वही जो एक्चुअल टीलर्स है, ऐसा वो साबित कर देते थे। और क्लाइम क्या करते थे भाई, ओनरशिप ऑफ लैंड, और उनको उनकी ओनरशिप मिल जाती थी। एंड इवन व्हेन द टीलर्स गॉट ओनरशिप ऑफ लैंड, the poorest of the agricultural laborers such as sharecroppers हो गए, लैंडलेस लेबर हो गए, उनको बेनिफिट नहीं मिला था। तो यहाँ पर देखिए लैंड लेबर्स हो गए, उन लैंडलेस लेबर्स हो गए, उनको कहाँ मिलता है, ओनली कि जब सीज़न आए तो उनको ये बेनिफिट नहीं मिला, और जो शेयर क्रॉपर्स थे उनको भी नहीं मिला। आगे देखते भाइयों। द लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन ऑल्सो फेस्ड हर्डल्स। अब देखिए हमने जैसा देखा कि कुछ लूपहोल्स थे, वैसे लैंड सीलिंग में क्या लूपहोल्स हैं देखिए। द बीइंग लैंडलॉर्ड्स चैलेंज्ड द लेजिस्लेशन इन द कोर्ट। देखिए ये क्या करते थे कि अब वो लूपहोल्स की तरफ नहीं जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि जो न्याय तंत्र है उसमें ये कोर्ट में चैलेंज करते थे। अब हम सबको पता है भाई इंडियन लेजिस्लेशन इंडियन जुडिशरी कितना डिले करता है। तो और अभी के समय में तो वो भी थोड़ा कम है भाई, तब के समय में तो भाई सालों लग जाते थे, 10 साल 15 साल चलता था और जो केस हो गया कोर्ट में। तो डिलेइंग इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन, तो इस डिले के चक्कर में क्या करते थे कि वो डिले हो रहा है तो उस टाइम में वो अपनी जो ज़मीन थी वो रजिस्टर करवा लेते थे अपने क्लोज रिलेटिव्स के। सो उसके उनके जो परिवार में जो अलग सदस्य है उनके नाम पे वो कर लेते थे कि भाई ये कागजी तौर पे ये ज़मीन आपकी है, वैसे असली तौर पे मैं रखूँगा। सो इस तरीके से जो साजिश थी वो रची जाती थी, वो फॉर्म की जाती थी। आगे देखते हैं। thereby the escaping from the legislation, so वो legislation से बाहर निकल जाते थे। the legislation also had a lots of loopholes which were exploited by the big landholders। तो हमने बात की कि लैंड होल्डर्स ने वो loopholes का इस्तेमाल करके आगे बढ़ने नहीं दिया।
The land reform were successful in Kerala and West Bengal because the state's government committed to the policy of land to the tillers. अब देखिए, ऐसा बात नहीं कि पूरे देश में कहीं भी ऐसा सक्सेसफुल नहीं हुआ है। ऐसे भी जो स्टेट्स है, जैसे कि केरला हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, वहाँ पर उनकी सरकार कमिटेड थी कि भाई हम टीलर्स को लैंड प्रोवाइड करके ही रहेंगे। तो वहाँ पर तो हुआ, वहाँ पर ये सब सक्सेसफुल हुआ भाई। लैंड रिफॉर्म भी अच्छी तरीके से हुआ, लैंड सीलिंग भी अच्छी तरीके से हुआ, पर अनफॉर्चुनेटली अदर स्टेट्स है वहाँ पर ये नहीं हो पाया। सॉरी गाइस, अदर स्टेट में ये नहीं हो पाया, जैसे कि भाई बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, सो एमपी हो गया, इन सब में वो नहीं हो पाया। देखिए मोस्ट ऑफ द स्टेट में ये नहीं हो पाया था नाउ, और ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो लैंड होल्डिंग आज भी दिस डे, आज भी ये लैंड होल्डिंग्स उनके हाथों में है। आज भी आप देखते होगे भाई, ये भाई बंदा है, उनके पास भाई हेक्टर्स में ज़मीन है भाई, इतनी अमाउंट ऑफ ज़मीन उनके पास रह गई है इन लूप होल्स के कारण। आगे देखते हैं, बात करते हैं द ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या था ग्रीन रेवोल्यूशन, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, वो सब देखते हैं नाउ। At independence, about 75% of the country's population was depend on the agriculture. इंडिपेंडेंस के समय में 75% आबादी है वो एग्रीकल्चर के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ी हुई थी। द प्रोडक्टिविटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज वेरी लो। पता है कि एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी ना के बराबर थी बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ ओल्ड टेक्नोलॉजी, कि वो ओल्ड टेक्नोलॉजी पहले तो यूज़ कर रहे हैं, और जो रिक्वायर्ड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तब हमारे भारत में नहीं था, और द वास्ट मेजोरिटी ऑफ फार्मर्स, और वो एक बहुत बड़े तबके फार्मर्स के उनके पास भी नहीं था। इंडियाज एग्रीकल्चर वाइटलिटी डिपेंड्स ऑन द monsoon, and if the monsoon fell short, the farmers were in trouble unless they have a excess of irrigation facility, which very few had. तो क्या होता था कि हमारी जो पहले की है, जो प्री इंडिपेंडेंस और मान लो इंडिपेंडेंस के समय की जो एग्रीकल्चर है, तब इरिगेशन का एक ही सोर्स होता था जो कि मानसून है। अगर मानसून की सीज़न गई तो आप भाई पानी नहीं पिला सकते थे, और कुछ पिला लेते थे, और वो कुछ माने भाई 100 में से एक बंदा पिला रहा है, सो वो हो रहा था। और हमारे पास तब इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि भाई नहर हम बना देते हैं, वहाँ पे इरिगेशन की प्रॉब्लम तो उस इलाके में सॉल्व हो जाए, ऐसा तब नहीं था। सो मानसून बेस्ड एक एग्रीकल्चर था हमारा। इसके चक्कर में क्या हुआ कि हमें एग्रीकल्चर में ट्रबल देखने को मिला है। नाउ द स्टैग्नेशन इन द एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल वाज परमानेंटली ब्रोकन बाय द ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण से ये जो स्टैग्नेशन एग्रीकल्चर में था वो हमें परमानेंटली वो ब्रोक हो गया। कैसे हुआ देखते हैं। दिस रेफर यानी कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन रेफर्स टू द लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट ग्रेन्स रिजल्टिंग फ्रॉम द यूज ऑफ हाई यील्ड वैरायटी। अब देखिए इसके कारण क्या हुआ कि हमने हाई यील्ड वैरायटी को प्रमोट किया। हाई यील्ड वैरायटी सीड्स ऐसे सीड्स होते हैं जिनमें कि अगर आप इनको बोओगे तो जो पैदावारी है वो नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा होगी, थोड़ी यानी थोड़ी तो नहीं बोल सकते, थोड़ी ज़्यादा होगी। सो इसका यूज़ हमें बेनिफिशियली रहा। सो वीट और राइस में इनका यूज़ किया गया और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित हुए। The use of these seeds requires the use of fertilizer and pesticides to correct quantities as well as regular supply of water. ये जो हाई यील्ड वेराइटीज़ हैं, हाई यील्ड वेराइटीज़, उनमें पेस्ट पड़ जाते थे बहुत जल्दी, कीड़े भाई इनमें बहुत पड़ते थे, और इनमें फर्टिलाइज़र की भी एक सही मात्रा डालनी पड़ती थी। सो फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स क्वांटिटी में आपको डालना ही है इसमें, वरना आपका जो यील्ड है वो ख़राब हो जाएगा। और साथ ही साथ इनको वाटर सप्लाई भी अच्छी मात्रा में उनको चाहिए होती थी। नाउ आगे देखते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ दिस इनपुट इन द करेक्ट प्रोपोर्शन इज वाइटल। भाई मुश्किल था भाई उस समय में, जो हमारे फार्मर्स हैं उनके पास पैसे नहीं होते थे कि भाई वो पेस्टिसाइड ले सके, फर्टिलाइजर ले सके, और इरिगेशन का प्रॉब्लम हमें आगे ऊपर देखा है। नाउ सो इनका एप्लीकेशन थोड़ा सा हार्ड था, पर तो उसमें सरकार ने भाई इंटरवेंशन इसमें ज़रूरी था, और सरकार ने इंटरवेंशन उसमें दिखाया है। नाउ The farmers who could benefit from high yield variety seeds required reliable irrigation facility. वो देख रहे हैं भाई irrigation facility आपके पास चाहिए होती थी, as well as the financial resources. भाई ये pesticides खरीदने के लिए, fertilizer खरीदने के लिए आपको एक amount of money आपके जेब में होनी चाहिए। As a result, the first phase of green revolution वो कब था?
1960 और 1970 के बीच में। सो ये फर्स्ट फेज था। ये हाई यील्ड वेराइटी सीड्स वाज रेस्ट्रिक्टेड टू द मोर एफिशिएंट स्टेट्स सच एज पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे स्टेट में ये रेस्ट्रिक्टेड हुआ। फर्दर द यूज ऑफ हाई यील्ड वेराइटी सीड्स प्राइमरी बेनिफिट द व्हीट ग्रोइंग रीजन्स ओनली। और ये हाई यील्ड वेराइटी में जो व्हीट ग्रोइंग रीजन्स है, जैसे कि हो गया पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, वहाँ की जो क्लाइमेट है वो व्हीट के लिए एक अच्छा साबित हुआ है। तो ये हाई यील्ड वेराइटी वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तरीके से बेनिफिशियल रही है, जो कि इसलिए जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो पंजाब, हरियाणा और जो नॉर्थन स्टेट है उनमें वो ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है। आगे देखते हैं द सेकेंड फेज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, जो कि 70 से 80 के बीच में चला। उसमें हाई यील्ड वेराइटी टेक्नोलॉजी स्प्रेड द लार्ज नंबर ऑफ स्टेट एंड बेनिफिटेड मोर वेराइटी ऑफ क्रॉप। सो ये अब जो दूसरा फेज था उसमें सिर्फ व्हीट नहीं, अदर्स जो क्रॉप्स है उनके भी हाई यील्ड वेराइटीज जो खोजी गई या फिर बाहर से वो इंपोर्ट की गई, और जो टेक्नोलॉजी है जो हाई यील्ड वेराइटीज के लिए जो बोलाई गई। The spread of green revolution technology enabled in India to achieve self-sufficiency in the food grain. So ये टेक्नोलॉजी लाने के कारण क्या हुआ कि भाई अब इंडिया सेल्फ सफिशिएंट है फूड के मामले में। इंडिया इज नो लॉन्गर हैड टू बी मर्सी ऑफ अमेरिका। अब अमेरिका की जो मर्सी है उनकी दया पे हमें रहने की ज़रूरत नहीं है। एनी अदर नेशन फॉर मीटिंग द फूड रिक्वायरमेंट। अब हम अपनी जो फूड रिक्वायरमेंट है वो अब खुद पूरी कर सकते हैं। ग्रोथ इन एग्रीकल्चरल आउटपुट इज इम्पोर्टेंट बट इट इज़ नॉट इनफ। अब भाई ये ग्रोथ हुआ एग्रीकल्चर आउटपुट में वो रिलेवेंट है बट ये इनफ नहीं है। इफ अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द इंक्रीज इज कंज्यूम्ड बाय द फार्मर्स देमसेल्फ। भाई ये अगर भाई फार्मर्स उगा रहे हैं भाई और खुद ही कंज्यूम कर रहे हैं तो भाई ये कोई मतलब नहीं बनता। भाई उन जो यील्ड है उनको एक्सपोर्ट करना है बाहर के देशों में, और जो हमारी जो सेल्फ सफिशिएंसी का गोल है उसको भी पूरा करना है। इंस्टेड ऑफ बीइंग सोल्ड इन मार्केट, देखिए मार्केट में सोल्ड होने के लिए वो बना रहे हैं भाई ये हाई यील्ड वेराइटी, और जो ये टेक्नोलॉजी लाई है वो फार्मर्स ऐसा ना हो कि भाई खुद ही बनाया खुद ही खा लिया, ऐसा नहीं, वो मार्केट में भी सेल होना चाहिए। द हायर आउटपुट विल नॉट मेक मच ऑफ अ डिफरेंट टू द इकोनॉमी एज अ होल। वो भाई डिफरेंट नहीं बनाएगी अगर आप खुद ही कंज्यूम कर रहे हो। नाउ आगे देखते हैं भाई, इफ ऑन द अदर हैंड अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज सोल्ड इन द मार्केट बाय द फार्मर्स, अगर भाई वो अमाउंट सोल्ड हो रहा है तो हायर आउटपुट कैन मेक अ डिफरेंस टू द इकोनॉमी। भाई इकोनॉमी में हम बढ़ोतरी कर सकते हैं। द portion of agriculture produce which is sold in the market by a farmers is called market surplus। market surplus जो कि ये बढ़ोतरी हुई है उसको, देखिए बढ़ोतरी यानी सरप्लस, जो ये बढ़ोतरी हुई है जो कि बेचा जाएगा उसे हम मार्केट सरप्लस बोलते हैं। अ गुड proportion of rice and wheat produced during the green revolution period was sold by the farmers in the market। अब वो क्या होने लगा कि वो मार्केट सरप्लस बनने लगा और वो सोल्ड होने लगा भाई मार्केट्स में। एज अ रिजल्ट, सो इसका रिजल्ट क्या हुआ, आफ्टर मैथ क्या हुआ कि द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स डिक्लाइंस। जो ये प्राइस थे जो गेहूं के हो गए, चावल के हो गए, वो अब कम होने लगे। द लो इनकम ग्रुप्स थे उनको भी अब लार्ज परसेंटेज ऑफ देयर इनकम ऑन फूड, जो कि पहले क्या होता था कि भाई प्राइस ज़्यादा है व्हीट्स और राइस की तो उनका जो कम कमा रहे हैं उनका भी एक लार्ज परसेंटेज ऑफ इनकम है वो सिर्फ और सिर्फ फूड को परचेस करने में जा रहा है, तो वो अब कम हुआ। वो जो कम कमा रहे थे वो बेनिफिट रहे, उनको एक बेनिफिशियल इम्पैक्ट पड़ा उन पे। नाउ आगे देखते हैं, द ग्रीन रेवोल्यूशन enabled द गवर्नमेंट टू प्रोक्योर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्रूट ग्रेन्स टू बिल्ड अ स्टॉक विच कुड बी यूज्ड एज अ टाइम ऑफ फूड शॉर्टेज। अब देखिए इनके ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण क्या हुआ, मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा फूड आने लगे, और अब भाई सरकार ने भाई अगली फ्यूचर प्लानिंग के लिए कुछ जो स्टॉक बना लिया, जो बफर स्टॉक बना लिया है फूड और ग्रेन्स का, जो कि यूज़ होने वाला है। जब भी हमारे देश में फूड शॉर्टेज होगी तब वो यूज़ होगा। आगे देखते हैं, While the nation had immensely benefited from the green revolution, the technology involved was not free from the risk। देखिए हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण हमने बेनिफिट तो ले लिए, पर जो ये टेक्नोलॉजी है वो कई सारे रिस्क
कंटेन कर दी है। वन सच रिस्क वॉज पॉसिबली दैट वुड इंक्रीज द डिस्पैरिटीज बिटवीन स्मॉल एंड बिग फार्मर्स। अब देखिए टेक्नोलॉजी हमने लाई है, वो बिग फार्मर्स और स्मॉल फार्मर्स के बीच में एक डिस्पैरिटीज को बढ़ावा दे सकती है। कैसे अब भाई ये समझते हैं। देखिए जो बिग फार्मर्स है उनके पास एक पैसा है, वो उनके पास जनरेट करने के लिए एक अमाउंट है, तो वो क्या करेंगे भाई, ये टेक्नोलॉजी का यूज़ वो कर लेंगे, पर जो स्मॉल फार्मर्स है वो नहीं कर पाएंगे। सो ग्रीन रेवोल्यूशन में जो टेक्नोलॉजी हमने लाई थी वो उनका फ़ायदा बिग फार्मर्स उठा रहे हैं, तो सिर्फ बिग फार्मर्स का जो आउटपुट है वो बढ़ेगा, तो स्मॉल फार्मर्स का आउटपुट इतना बड़ा नहीं होगा। सो इनका फ़ायदा सिर्फ बिग फार्मर्स को होगा। सो ये डिस्पैरिटीज़ को बढ़ावा दे सकती है टेक्नोलॉजी। और हाँ, इस जो डिस्पैरिटी को हम कम कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग लोन्स टू द फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स। आगे देखते हैं। सिंस ओनली द बिग फार्मर्स कुड अफोर्ड द रिक्वायर्ड इनपुट्स, बताए हमने बात की, देयर बाय द रिपीट मोस्ट ऑफ द बेनिफिट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। उन्होंने भाई ग्रीन रेवोल्यूशन का भाई एक्सप्लॉइट कर लिया भाई उन्होंने। मोर ओवर हाई यील्ड क्रॉप्स वर ऑल्सो मोर प्रोन टू अटैक बाय पेस्ट, भाई उनमें पेस्ट लग जाते थे हाई यील्ड वेराइटी क्रॉप्स में। एंड द स्मॉल फार्मर्स है वो न्यू टेक्नोलॉजी है उनको एडेप्ट करते हैं, और मान लो उन्होंने किया पर जो पेस्ट अटैक हो गया उसके कारण उनको लॉस हो गया, तो ये थोड़ा रिस्की काम था। अब आगे देखते हैं। फॉर्चुनेटली दिस फियर डिड नॉट कम ट्रू बिकॉज ऑफ द स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप लिए, उनके कारण ये जो डर था वो भी हट गया, जो टीनेंट्स थे उनके मन में ये जो फियर था वो हट गया। द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स लोन्स एट द वेरी लो इंटरेस्ट रेट टू द स्मॉल फार्मर्स, सब्सिडीज fertilizers so that the small farmers could also have access to the needed input। गवर्नमेंट ने क्या किया भाई, लो इंटरेस्ट पे इन स्मॉल फार्मर्स को लोन प्रोवाइड कर दी, और जो फर्टिलाइजर चाहिए था उनके लिए फर्टिलाइजर में सब्सिडीज लगा दी। सो इनके कारण क्या हुआ भाई, अब वो भी इनका फायदा उठा सकते हैं। सिंस स्मॉल फार्मर्स कुड ऑब्टेन द रिक्वायर्ड इनपुट, द आउटपुट ऑन स्मॉल फार्म्स द आउटपुट ऑन द लार्ज फार्म। सो इनके कारण क्या हुआ कि जो लार्ज फार्म है, जो बड़े खेत है, उनमें जो आउटपुट हो रहा है वो स्मॉल खेत में भी उतना ही आप कर सकते हो इन द कोर्स ऑफ टाइम। ठीक है। एज अ रिजल्ट द ग्रीन रेवोल्यूशन बेनिफिटेड ऑल द स्मॉल फार्मर्स एज वेल एज रिच फार्मर्स। जो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हुआ उसके कारण जो रिच फार्मर्स हैं और स्मॉल फार्मर्स हैं उन दोनों को इक्वली बेनिफिट हुए। बट अब देखिए आगे। The risk of small farmers being ruined when the pest attack their crops was considerably reduced by the services rendered by the research institution established by the government। अब देखिए जो ये पेस्ट पड़ जाते थे उनके कारण क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश किए कि भाई वो कम से कम पेस्ट बने और जो यील्ड है वो कम से कम खराब हो, तो इसके कारण रिसर्च इंस्टीट्यूट बने गए। उनके कारण क्या हुआ कि अब जो पेस्ट है वो कम पड़ रहे हैं। सेकंड थिंग, लोगों में एक विश्वास ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है कि आप भी ग्रीन रेवोल्यूशन का फ़ायदा उठा सकते हो। नाउ आगे समझते हैं भाइयों। यू शुड नोट दैट द ग्रीन रेवोल्यूशन वुड हैव फेवर्ड इन द रिच फार्मर्स ओनली इफ द स्टेट डिड नॉट प्ले ऑन एक्सटेंसिव रोल इन एंश्योरिंग दैट द स्मॉल फार्मर्स ऑल्सो गेन द फ्यू न्यू टेक्नोलॉजी। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन है वो कितना हद तक एसेंशियल था उस समय में, वो उसकी बात की जा रही है। तो हम सबको पता है कि भाई ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल नहीं होता अगर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता। आगे देखते हैं भाइयों। शुड बी पेज्ड आउट सिंस देयर पर्पस हैज बीन सर्व्ड। नाउ फर्दर सब्सिडीज आर मेंट टू बेनिफिट ऑल द फार्मर्स बट अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी ऑल्सो बेनिफिट्स द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। अब देखिए ये फार्मर्स को ही सब्सिडीज बेनिफिशियली नहीं थी, पर जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री थी जो कि फर्टिलाइजर बना रही थी उनको भी सब्सिडीज दी गई है क्या, क्योंकि वो भी अपने जो इंडिजीनियस प्रोडक्शन कर सके। नाउ एंड अमोंग द फार्मर्स द सब्सिडीज लार्ज बेनिफिट्स द फार्मर्स इन द मोर प्रॉस्परस रीजन। देखिए जो प्रॉस्परस रीजन थे वहाँ पर भी इन सब्सिडीज का यूज़ किया गया है। सो अब भाई सब्सिडीज आप दे रहे हो तो भाई सब लोग भी वो सब्सिडीज चाहेंगे कि उनको भी मिले। तो जो समृद्ध रीजन थे हमारे उस समय के उन्होंने भी फायदा उठाया। देयरफॉर द आर्ग्यूड दैट देयर इज नो केस ऑफ
continuing with fertilizer subsidies, it does not benefit the targeted group and it is the huge burden on the government's financial resources। तो एक आर्ग्यू की गई क्रिटिक्स के द्वारा कि भाई ये सब्सिडीज है वो कुछ समय तक ही दी जानी चाहिए थी, जो कि लंबे समय तक चली थी। ये जो सब्सिडीज है वो बेनिफिट नहीं कर रहे टारगेटेड ग्रुप को, कि भाई जो टारगेटेड ग्रुप है उनको ही सब्सिडीज दी जाए, ये बेनिफिट नहीं कर रहे थे। इट इज़ अ ह्यूज बर्डन ऑन द गवर्नमेंट फाइनेंशियल। अब सब्सिडीज दे रहे हैं भाई, जो प्रॉस्परस रीजन है वो भी इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट के फाइनेंसिस पे बहुत बड़ा एक बर्डन है। तो ये कहा गया है यहाँ पर ना। आगे देखते हैं। ऑन द अदर हैंड सम बिलीव्स दैट, भाई ऐसे भी लोग हैं कि जो बिलीव्स करते हैं कि गवर्नमेंट का ये कंटिन्यूज सब्सिडीज देना चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर वो रिस्की है। आगे देखते हैं भाइयों। हालांकि अदर हैंड में कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि बिलीव करते थे कि भाई गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर सब्सिडीज जारी रखनी चाहिए, और इसके कारण क्या होगा कि जो रिस्क है एग्रीकल्चर बिजनेस में, भाई एग्रीकल्चर बिजनेस में बहुत रिस्क है। भाई आपका पाक किसी भी तरीके से ख़राब हो गया तो भाई आपकी 1 साल की मेहनत गई, अगले साल के लिए आपको डिपेंडेंसी होना पड़ेगा। भाई लोन्स ले लो आप, तब आपका चल रहा है। भाई ज़मींदार के पास में ले लो, पैसे ले लो भाई, या फिर जो अपने जो रिलेटिव्स है उनके पास से आप सहायता ले सकते हो। तो भाई रिस्की बिजनेस है ये। मोस्ट फार्मर्स आर वेरी पुअर। भाई ज़्यादातर इंडिया में जो फार्मर्स है वो पुअर थे। हालांकि अभी के समय में जो प्रोडक्टिविटी लाई है इसके कारण ये चीज़ अभी के लिए देखने को नहीं मिल रही है। सो तब के समय में वो फार्मर्स है वो गरीब थे। दे विल नॉट एबल टू अफोर्ड द रिक्वायर्ड इनपुट्स विदाउट द सब्सिडीज। अगर उनको सब्सिडीज नहीं देंगे तो वो इनपुट नहीं डाल पाएंगे, वो ग्रीन रेवोल्यूशन का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, और वो एक पिछड़े वर्ग की तरफ, पिछड़े फार्मर्स की तरह ही जीवन गुजारा करेंगे। एलिमिनेटिंग सब्सिडीज विल इंक्रीज द इनइक्वालिटी बिटवीन द रिच एंड पुअर। भाई इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी। फार्मर्स आर वायोलेट द गोल ऑफ इक्वालिटी। सो हमारा जो गोल ऑफ इक्वालिटी है वो अधूरा रह जाएगा। सो आगे देखते हैं। दिस एक्सपर्ट्स आर्ग्यू दैट इफ सब्सिडीज आर लार्जली बेनिफिटिंग द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एंड बिग फार्मर्स, द करेक्ट पॉलिसी इज नॉट अबॉलिश द सब्सिडीज बट टू टेक स्टेप एंश्योर दैट द पुअर फार्मर्स कैन एंजॉय इट। सो यहाँ पर जो क्रिटिक्स है वो बोलते हैं कि भाई जो सब्सिडीज है उनकी पॉलिसीज़ में सुधार करना चाहिए था। ये जिस तरह से ये पॉलिसी बननी चाहिए थी वो पॉलिसी नहीं बनी। इनके कारण क्या हुआ कि जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री और बिग फार्मर्स थे वो भी इन सब्सिडीज़ का लाभ उठा रहे हैं। तो ये बोल रहा है क्रिटिक्स का। आगे देखते हैं भाइयों। थर्स बाय द लेट 1960, जो आखिर की जो 1960s की जो सीरीज थी उनमें इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हैड इंक्रीज्ड सफिशिएंटली टू अनेबल द कंट्री टू बी सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स। तो आफ्टर जो लेट 1960 में क्या हुआ कि भाई पॉलिसी में सुधार हुआ। उनके कारण क्या हुआ कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थी वो बढ़ी, जो सेल्फ सफिशिएंट का गोल था वो भी पूरा हुआ। तो हम इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो गए गुड्स के मामले में। आगे देखते हैं। दिस इज एन अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ। वन ऑफ द नेगेटिव साइड, देखिए ये तो बात कर रहे हैं भाई, ये पॉइंट्स थे, सेल्फ सफिशिएंट हो गए, ये हमारे लिए एक अचीवमेंट थी जिसके ऊपर हम प्राउड फील कर सकते हैं। पर आगे क्या देखें। ऑन द नेगेटिव साइड, सम 65% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन कंटिन्यू टू बी एम्प्लॉयड इन द एग्रीकल्चर इवन एज लेट एज 1990। देखिए क्या हुआ। ये तो प्राउड मोमेंट है हमारे लिए कि भाई हम सेल्फ सफिशिएंट तो हो गए, हमें अब इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है बाहर से फूड्स। पर एक बड़ा जो हर्डल था, बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो थी कि अभी भी भाई 65% ऑफ आबादी हमारी है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है। तो ये बड़ी एक बुरी बात थी। हालांकि आज भी एक बड़ा तबका है वो भी एग्रीकल्चर में ही अपनी डिपेंडेंसी दिखा रहा है। आगे देखते हैं भाई। इकोनॉमिस्ट हैव फाउंड दैट, भाई इकोनॉमिस्ट ने ऐसा देखा है कि अ नेशन बिकम मोर प्रॉस्पेरस द प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूटेड बाय द एग्रीकल्चर एज वेल एज द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन वर्किंग इन सेक्टर डिक्लाइंस कंसिडरेबली। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन अगर बढ़ रहा है तो वो अच्छी बात है भाई, ग्रोथ कर रहे हैं। पर अगर नंबर ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर बढ़ रहा है तो वो एक अच्छी बात नहीं है। सो ये एक बुरी बात है।
In India, between 1950 and 1990, the proportion of GDP contributed by the agriculture declined significantly, but not the population declined on it. देखिए, अब एक कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, वो तो डिक्लाइन हो रहा है भाई, पर जो पॉपुलेशन डिपेंडेंसी है ऑन एग्रीकल्चर वो नहीं डिक्लाइन हो रहा है। यहाँ पर डाटा दिया गया है कि 67.5% इन 1950, 64.9% इन 1920। तो आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट सेम है भाई, ये तब सिर्फ 2% का फर्क दिखाई दे रहा है। आगे देखते हैं। Why was such a large proportion of the population engaged in agriculture, although the agriculture output could have growth with much less people working in the sector? भाई ये क्यों हो रहा है कि भाई हमारी जो प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में जुड़े हुए हैं, जबकि एक छोटे अमाउंट के साथ भी हम एग्रीकल्चर में इस सेक्टर में ग्रोथ कर सकते हैं। द आंसर इज दैट द इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड द सर्विस सेक्टर डिड नॉट ऑब्जर्व द पीपल वर्किंग इन द एग्रीकल्चर। भाई आंसर सिंपल है कि भाई जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है और सर्विस सेक्टर है, उन्होंने ये जो एग्रीकल्चर में जो काम कर रहे हैं उन पीपल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं किया और अपना योगदान उसमें नहीं दिया था ना। अब आगे देखते हैं। और तब के समय में एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर उतना बड़ा भी नहीं था कि वो सारे के सारे जो एग्रीकल्चरल वर्कर्स है, जो एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके और उनको जॉब दे सके। नाउ मैनी इकोनॉमिक्स कॉल दिस एन इम्पॉर्टेंट फेलियर ऑफ आवर पॉलिसी फॉर ड्यूरिंग 1950 to 1990। इस टेन्योर में ये इकोनॉमिक्स का ये मानना है कि ये जो सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर फेल हुए जो एग्रीकल्चर से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में, वो एक फेलियर था